ना। अब देखो क्या है, शायद डाउट कहाँ से आया होगा, डाउट आया होगा आपके पास कि एक सिंपल सी बात है, अगर कहीं सिलिका कंटेंट किसी में रहेगा, देखो सिलिका के क्या क्या प्रभाव होते हैं। किसी बच्चे के पास डाउट आया है, सिलिका सिलिका से आया होगा उम्मीद तक। तो सिलिका कंटेंट के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो पहली बात, यहाँ पर जो रॉक होती है हम उसे अम्लीय चट्टान कहते हैं। दूसरी, अगर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है। अब ये घनत्व कम होता है, घनत्व इसलिए कम होता है क्योंकि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, जो क्रिस्टल बनता है वो क्रिस्टल फैलता है। जैसे जल को आप देखोगे, पानी को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो पानी जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है तो पहले उसकी डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन 4 डिग्री के बाद जब ठंडा होता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तभी बर्फ पानी पे क्या है, तैर रही होती है, राइट। तो अब अगर देखा जाए तो डेंसिटी पानी की ज़्यादा है, बर्फ की कम है, लेकिन पानी शांत है। बर्फ को कूच करके, तोड़ करके ऐसे फेंको और पानी को फेंको तो पानी तेजी से बहेगा। बर्फ के बहने की गति क्या होगी, कम होगी। हिमनद के बहने की गति कम होती है, जल के नदी के बहने की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वहीं अगर आप सोच लो कि बर्फ का घनत्व कम होता है, पानी का ज़्यादा होता है, तो जो मिसकॉन्सेप्शन है घनत्व और श्यानता का वो क्या होगा, दूर हो जाएगा। कहीं बताया नहीं गया, हम अपने दिमाग से लगा लेते हैं कि ऐसे होना चाहिए, है नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सिलिका का घनत्व, सिलिका जिस चट्टान में ज़्यादा जाएगी उसका घनत्व कम हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलिका का क्रिस्टल फैलता है। और दूसरी चीज़, जिसमें सिलिका ज़्यादा हो जाएगी वह लावा श्यान हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है, राइट। श्यान का मतलब है कि यह धीरे धीरे बहता है, और धीरे धीरे इसलिए बहता है कि सिलिका अन्य खनिजों को अपने साथ जोड़ करके क्रिस्टल बनाने लगता है। सिलिका की आदत है किसी खनिज को अपने पास से जल्दी जाने नहीं देता, उसे पकड़ता है, राइट। और सिलिका बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो आसानी से पिघलता भी नहीं है। जो वो आसानी से पिघलता नहीं है तो फैलेगा नहीं, तो बहेगा कैसे। तो मेजर प्रॉपर्टी तो सिलिका की समझनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर याद रखना, लावा इसका श्यान होता है धीरे धीरे, क्योंकि सिलिका अन्य खनिजों से जुड़ता है, और प्लस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो जल्दी पिघलता नहीं है, तो ये फैलता भी नहीं है। और बाकी तो बच्चा बताइए कि सिलिका कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रंग हल्का हो जाएगा, तो सिलिका बदलती होती है कलर में, तो ये प्रभाव है। तो आप याद रखें कि आप डेंसिटी, घनत्व और श्यानता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। अब ये जिन मित्र का क्वेश्चन था, कहीं वो इंजीनियर तो नहीं है, ये सोचना पड़ेगा, है ना, तभी दिमाग में आता है। अब आप लोग जब अपने क्वेश्चन भेजा तो नाम लिख के भेजा था, इतना अच्छा नाम दिया मम्मी पापा ने, है ना, गर्व से कहो कि हम ये हैं, तो नाम हम नहीं लिखते हो, है, बेनाम चिट्ठियाँ आ जाती। हाँ, एक में तो नाम है भाई, राम लखन, बढ़िया नाम है, तो है नहीं, हम लोग के समय की सुपरहिट मूवी थी ये। चलो बाकी और चीज़ देखेंगे, निष्कर्ष में परेशानी है। चलो अच्छा, इसका कुछ हल निकालेंगे आगे। एक टेस्ट की घोषणा कर दीजिए, मतलब जबरदस्ती घोषणा कर दें, थोड़ा और पढ़ लो, जल्दी घोषणा कर देंगे, हैं। उन्हें छुट्टी रखना जरूरी है, क्लास से छूट जाता है, ये भी बात सही है। ज्योग्राफी में ताल का मीनिंग क्या है? ताल एक ज्वालामुखी है, और क्या, ताल फिलीपींस का एक ज्वालामुखी है ना। अभी क्या है ताल, बताना फिर आगे क्या है, ठीक है ना। चलो हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था बोल कैनो में, अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियाँ, ये तो ऑलमोस्ट हो गया था, है ना। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक क्रम से लिख सकते हो, जहाँ पर डायग्राम बना था उसके नीचे लिख लो नंबर 1 बैथोलिथ, मैग्मा का अनियमित आकार में, इर्रेगुलर शेप है, अनियमित आकार में वृहद जमाव जो कभी कभी विस्तृत गुंबदाकार रूप में दिखाई पड़ता है। मैग्मा का अनियमित आकार में वृहद जमाव, एक बड़े क्षेत्र में जमाव होता है, वृहद जमाव जो कभी कभी विस्तृत गुंबदाकार रूप में दिखाई पड़ता है। अब देखो ये सब हमको पता कैसे चला है, ठीक है। देखो जैसे ये भूपृष्ठ है, और ये भूपृष्ठ के नीचे ही गहराइयों में मैग्मा कहीं ठंडा होता है। कई ऐसी जगह हैं जहां एक लंबे समय तक अपरदनकारी शक्तियां काम करती हैं, तो ऊपर से जो भूपृष्ठ है उसकी परत फट जाती है, और नीचे से जो मैग्मा के जमाव होते हैं वो क्या है हमको दिखने लगते हैं। कई ऐसे पर्वत भी रहे हैं, जैसे कोई पर्वत है उसके नीचे से मैग्मा आ रहा है और बाहर नहीं आ पाया है, तो मैग्मा अंदर ही क्या है, जमा हो गया है, और जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है इसी को हम क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। और जब ये पर्वत अपरदित हो गए हैं तो अंदर से इनका जो जमा हुआ जो आग्नेय चट्टान जैसा जो स्ट्रक्चर है वो हमको बाहर महसूस होने लगता है। तो अपरदन की क्रिया में कई जगह ये सतह पर आ जाते हैं, तब हमें इनकी आकृति के बारे में ज्ञान होता है, इनकी आकृति के बारे में हमें बोध होता है, राइट। तो नॉर्मली बैथोलिथ का कोई बड़ा क्लियर आकार नहीं होता है, लेकिन एक विस्तृत गुंबद के समान इसका आकार जरूर हो सकता है। तो आप अनियमित आकार ही पहले लिखिएगा, फिर कुछ और, जैसे ये यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये डोम शेप है, लेकिन यहाँ डोम जैसा कहना नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्लैट सा आ रहा है, तो आकार अनियमित है, लेकिन कभी कभी गुंबदाकार रूप या गुंबदाकार रूप में ये जमाव लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद नंबर 2, फिर इसके बाद है डाइक। मैग्मा का ऊर्ध्वाधर दीवार सदृश जमाव, बिल्कुल सीधा ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल डिपोजिशन। नंबर 3 सिल, मैग्मा का क्षैतिज जमाव, जिसकी मोटाई
सेंटीमीटर या मीटर्स में होती हैं, इससे भी ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, में होती है। यदि यह जमाव अत्यधिक पतला होता है, अत्यधिक पतला होता है, कमा शीट कहलाता है। शीट कहलाता है। नंबर 4, लोपोलिथ। मैग्मा का अवतल या तस्तरी नुमा जमाव। लेपोलिथ, मैग्मा का उत्तल जमाव। अवतल कॉनकैव, उत्तल कॉन्वेक्स। पैकोलिथ, मैग्मा का अभिनति व अपनति के रूप में जमाव। मैग्मा का अभिनति व अपनति के रूप में जमाव। पैरासिंगल लिखिए, पैरासिंगल लिखिए। जब मैग्मा का जमाव, जब मैग्मा का जमाव भूगर्भ की चट्टानों के संस्तरों मतलब लेयर्स, स्ट्रेटा, भूगर्भ की चट्टानों के संस्तरों के अनुकूल होता है। जैसे चट्टानों के संस्तर हैं उसी तरह मैग्मा जम जाए, संस्तरों के अनुकूल होता है, तब यह सुसंगत जमाव, सुसंगत को कहते हैं कॉनकॉर्डेंट, तब यह सुसंगत जमाव कहलाता है। सुसंगत जमाव कहलाता है। किंतु जब मैग्मा चट्टानों की परतों को तोड़ते हुए ऊर्ध्वाधर रूप में जमता है, तब इसे असंगत डिस्कॉर्डेंट असंगत जमाव कहते हैं। सुसंगत और असंगत जमाव कहते हैं। पैथोलिथ तथा डाइक असंगत जमाव हैं, जबकि शेष सुसंगत जमाव होते हैं। तो यहां पर डाइक और जो बैथोलिथ है यह चट्टानों की परतों को पेनेट्रेट कर देते हैं, जबकि बाकी में जैसी चट्टानों की परतें हैं उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना जमाव लेते हैं। तो 2 असंगत हैं, बाकी सारे जो है यहाँ पर वो सुसंगत हैं। तो ये कभी पीटी में स्टेटमेंट हो सकता है, पीटी का, यहाँ से पीटी में स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी होती है। और मेंस में तो अंतर्वेदी पूछ सकता है कभी भी, क्योंकि ज्वालामुखी स्पष्ट रूप में उल्लेखित है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। ये हो गया। अब लिखिए बहिर्वेदी भू आकृतियां या बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियां। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। जब लावा, एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जब लावा भूपृष्ठ पर ठंडा होकर भू आकृतियों का निर्माण करता है, तब ये भू आकृतियां बहिर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृतियां कहलाती हैं। ज्वालामुखी भू आकृतियां कहलाती हैं। इन भू आकृतियों के निर्माण में लावा के अतिरिक्त अन्य ज्वालामुखी पदार्थों का भी योगदान होता है। अन्य ज्वालामुखी पदार्थों का भी योगदान होता है, जो हमने लिखवाए सारे ज्वालामुखी पदार्थ। अब लिखिए केंद्रीय नलिका उद्गार
केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी में निर्मित भू आकृतियां, अब सारी वही वही हैं, में निर्मित भू आकृतियां। केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी में निर्मित भू आकृतियां। इसके अंतर्गत उत्थित, अपलिफ्टेड, उत्थित और गर्तनुमा, डिप्रेशन लाइक, उत्थित और गर्तनुमा भू आकृतियां, उत्थित और गर्तनुमा भू आकृतियां निर्मित होती हैं। उत्थित भू आकृतियों में ज्वालामुखी शंकु सर्वाधिक स्पष्ट भू आकृतियां होती हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, सिंडर शंकु। सिंडर का मतलब राख है, हमने बताया था उस वक्त, सिंडर कोन, और ये कुछ इस तरह के होते हैं। इस तरह के। अब देखो, शंकु जब बन जाएंगे तो ज्वालामुखी उद्गार भी होते रह सकते हैं और ज्वालामुखी उद्गार बंद भी हो सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे शंकु होंगे जिनमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा होगा, कुछ होंगे जिनमें शंकु है और उद्गार भी जारी है। ये डिपेंड करेगा वो किस स्टेट पे है, सक्रिय है, प्रसुप्त है, डॉर्मेंट है, वो किस स्टेट पे है, राइट। तो यहाँ पर जो ये ज्वालामुखी शंकु बनेगा, याद रखना जो इसकी ढाल है, ये ढाल थोड़ी दबी रहेगी, ये ढाल थोड़ी सी दबी रहेगी। नाम ही है सिंडर शंकु, तो इनके निर्माण में केवल राख यहाँ पर योगदान देगी। इसमें कहीं भी कोई आर्द्र पदार्थ या गीला पदार्थ जैसे लावा वगैरह नहीं आएगा, इसमें लावा वगैरह नहीं होगा, केवल राख और शुष्क पदार्थों का योगदान इस प्रकार के शंकु के निर्माण में होता है। तो शंकु बनाने में इतना बिजी सुन ही रहे हो, पहले हम शंकु बना लेते, मेरी गलती आपको बना लेना चाहिए। तो ठीक हुई, बन गया सबका शंकु। अब मैं शुरू करता हूँ। देखो, जैसे कभी चींटी का घर देखा है, तो उसमें जो कहा जाए कि धूल होती है, जो उसको देखो वो छिद्रित टाइप के हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये राख होता है, उसी तरह का यहाँ पर यह जिसके ऊपर राख आती है ऐसी होती है, राइट। तो यहाँ पर अब ऐसा हो सकता है कि कोई ज्वालामुखी उद्गार नीचे प्रेशर डेवलप हुआ और नीचे से गैसेज वगैरह बाहर आ रही हैं। अभी यहाँ मैग्मा का बड़ी मात्रा में निर्माण नहीं हुआ है, और जब वो प्रेशर बाहर की ओर रिलीज होता है तो वो चट्टानों को तोड़ता है और इसके जो महीन कण आते हैं वो महीन कण वहीं पर क्रमशः इकट्ठा होते जाएं, और यहाँ पर अभी मैग्मा निर्माण की प्रक्रिया न हो, एक लंबे समय तक ऐसा रहे, तो यहाँ राख के सहारे शंकुओं का क्या होता है निर्माण। तो ऐसे शंकु के ढेर में वो राख आके ढेर में इकट्ठा होगी, फिर अगर पानी वगैरह बरस जाएगा तो इसकी जो शंकु होगा वो शंकु क्या होगा, नीचे की ओर दब जाएगा, क्योंकि जो पदार्थ हैं वो पदार्थ असंगठित हैं। वो पदार्थ कैसे हैं, असंगठित हैं। पानी पड़ने पर इसकी जो ये शंकु की जो ढाल है वो थोड़ा अंदर की ओर धंस जाती है, अवतल आकार धारण कर लेती है, राइट। इसमें लिखिए, इस शंकु के निर्माण में ज्वालामुखी राख जैसे शुष्क पदार्थ ही भाग लेते हैं। इसमें लावा अथवा अन्य आर्द्र पदार्थों का, आर्द्र मतलब गीले पदार्थों का योगदान नहीं होता है। इन शंकुओं की ढाल अवतल होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैक्सिको का जोरल्लो, लिखिए। नंबर 2, अम्लीय लावा शंकु, एसिडिक लावा कोन, अब इनकी ढाल बिल्कुल सीधी होगी, क्योंकि लावा बहुत श्यान है तो दूर तक कतई जाएगा नहीं, फैलेगा नहीं, और फैलेगा नहीं तो बिल्कुल सीधी ढाल वाले स्टीप स्लोप कोन से यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सीधी ढाल वाले, सीधी और तीव्र ढाल वाले शंकुओं का यहाँ पर निर्माण होता है। ये बना लो पहले आप।
सारे शंकुओं में अंतर होना चाहिए, ये नहीं कि बना हुआ सारा शंकु एक जैसा दिख रहा है ना, फिर फायदा नहीं हुआ। समझना है तब बनाना है। हो गया? लावा इतना भी शान नहीं होता, कितना टाइम लगे, अब तक शंकु बन जाना चाहिए। देखिए इनके निर्माण में अम्लीय लावा का योगदान होता है। बिल्कुल नहीं बात बताइए, अम्लीय लावा का योगदान होता है। अत्यधिक श्यान होने के कारण, श्यान मतलब गाढ़ा, श्यान होने के कारण लावा ज्वालामुखी छिद्र के ही समीप एकत्रित होकर सीधी ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। सीधी ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस का पाई डी डोम, और भी है, स्ट्राम्बोली को भी इसमें रख सकते हो, राइट, कोटोपैक्सी वाला भी इसमें रख सकते हो, क्योंकि वहाँ अम्ली है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा हमारे पास मिलता है वो पाई डी डोम है। इसलिए हम जितने भी यहाँ पर आपके पास अभिसारी प्लेट किनारे होंगे वो सारे क्या हैं, अम्ली, ठीक है ना। तो उनमें से किसी को भी आप रख सकते हो, हाँ बिल्कुल सर, तो उसमें से किसी को भी आप रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक खास एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा उसमें सटीक हो यही है, फ्रांस का पाई डी डोम। फिर लिखो नेक्स्ट, क्षारीय या पैथिक लावासन, क्षारीय पैथिक लावासन, बेसिक लावा कौन, बेसिक लावा कौन। अब ये तो अश्यान होगा, लेकिन अब वही है कि अगर हॉट स्पॉट है और उसके सहारे वो छिद्र बना के बाहर आ रहा है तो कुछ न कुछ तो, अगर दरार बन जाएगी तो दरार में तो फैल जाएगा, लेकिन अगर छिद्र के सहारे आ रहा है तो जैसे ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा और फिर आगे जाएगा, तो कुछ न कुछ छिद्र के पास क्या होगा, उठाव हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो लेकिन उठाव इतना नहीं होगा, ये विस्तार इनका ज्यादा होगा, लेकिन ऊंचाई सबसे कम होगी, ये ऊंचाई नहीं ले पाएंगे बहुत ज्यादा। अगर महासागर में आए तो इनमें ऊंचाई की पॉसिबिलिटी हो जाती है। बस हो गया, इतना बहुत उठा दिया, है नहीं, क्षारीय लावा है ना, तो ये फैलेगा। दो लाए हो एक साथ, सर क्वेश्चन के नीचे एक चिट्ठी है, फिर आपके क्वेश्चन के अंदर चिट्ठी है, मतलब चिट्ठी के अंदर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर चिट्ठी है, किसने भेजा है? ये तो हाँ क्या बताओ, क्वेश्चन के अंदर चिट्ठी है, चिट्ठी के नीचे क्वेश्चन है। चलो अच्छा, तो क्वेश्चन अभी भेज देना, अभी आ जाएगा, है ना बेटा। कहीं क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है जो नीचे यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें तो कोनो नहीं है। ताल की मीनिंग क्या है? हाँ अच्छा, ये वाला, इसका कहाँ छुपा के रखते हो? अब दक्षिण पश्चिम मानसून पर संक्षिप्त प्रकाश डालें, पहले हम लाए तो प्रकाश डालें ना, है? अब चीतल क्या है बेटा, ये सब तो अभी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी टाइम आएगा ना, आपको इन सबके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। मैप कैसे तैयार करें, जैसे मैं करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी तो हम लोग प्रिलिमिनरी ही दौर कर रहे हैं अभी उसका, है ना, उतने टॉपिक हमें याद हो जाएंगे तो उसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाएगा, इतने अक्षांश के बीच चलो चाहिए बता दूंगा, लाख, उच्चावच, चलो अच्छा बताना ये क्या लिखा है। चीतल पशु होता है, पक्षी नहीं होता, रखना। चलो तो ये लेकर के फिर हमसे मिलो, क्लास के बाद मिल लो, है ना। तो आपने सबसे बात नहीं की क्या? नहीं गए क्यों? हमें चलो अच्छा मैं बोल दूंगा कि अगर हमसे ही केवल बात करनी तो हमारे पास ही भेज दें। चलिए, मैं आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा था, क्यों कर रहा था, ज्यादा लोग हो जाते हो, फिर हमको टाइम ज्यादा मिल नहीं पाता है ना, तो फिर आप लोग काफी समय तक खड़े रहते हो, फिर उसके बाद लगता है कि क्लास का टाइम हो गया, चलना है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऑलरेडी बैठा होगा आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, तो आपकी समस्याओं का निस्तारण जल्दी हो जाएगा, है ना। और जो बैठे हो योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए बैठे गए हैं। तो वहां पर अगर आप जाकर एक बार डिस्कस कर लोगे, संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप मेरे पास आओ ना, बिल्कुल आप मेरे पास। तो उसमें क्या ये गलत तरीका है क्या? ठीक है ना। तो आप अच्छे से उनसे बात कर लीजिए, शायद हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो, बहुत छोटा लगा, हमसे ना पूछ पाएंगे, सर हो सकता है डांट ही दें, तो आप उनसे तो सारी बात कर सकते हो, छोटे छोटा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो मैंने इसलिए दिया है कि जिससे आप लोग क्या है थोड़ा सा कहा जाए कि ज्यादा लोगों को एड्रेस कर पाएंगे और आपकी सभी समस्याओं का हल जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। और जिनको लगे नहीं सर के पास जवाब है तो फिर सब तो बैठे हुए हैं, है ना। चलो कोई हाँ किससे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेक करो, तो मेरे पास आओ तुम, नहीं कल से नहीं रोक, देखते कौन रोकता है, ठीक है। चलिए अच्छा, पीछे तक आवाज नहीं आ रही क्या? मिनट पीछे तक आवाज आ रही तो यहाँ बता दो, नहीं आ रही, हाँ तो रही आवाज
लिखा है कि कृपया पीछे बैठे पंक्ति में विद्यार्थियों पर भी ध्यान दो। ध्यान नहीं, मेरा दिल तुम्हारे पास है, ध्यान के चक्कर में बैठो, ध्यान तो आगे वालों के सामने पड़ जाता है ना। जहां आप लोग बैठो पीछे वो मेरा ही मोहल्ला है, ठीक है ना, इसलिए वो कोई बोला नहीं। बस हाँ, अगर ध्वनि वगैरह नहीं पहुंच रही तो बताना, मेरी ध्वनि नहीं पहुंची, हैरानी की बात है। लोग तो मेरी ध्वनि में कहते हैं कि थोड़ा शांत हो जाइए, घर वाले ऐसे दुखी रहते हैं कि अब आप क्लास से बाहर आ रहे हैं, चुप हो जाइए। चलो एनीवे, सर कैमरा से बाहर हो जाते हैं तो लगता है हम लोग ब्लैक होल में प्रकाश ढूंढते हैं। ये मेरी आदत बिगड़ गई जब से कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ाने के बाद वहाँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। मैं जैसे मैं पढ़ाने लगता हूँ मैं चलने लगता हूँ। कई बार मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा कैमरे की इज्जत में रहूँ, ठीक है। चलिए, बन गया। इसका क्या बनना और क्या ना बनना दोनों बराबर है ना। अब देखो क्या, अगर आप इसको देखो तो ये जो यहाँ पर ये लाइन है, इसके सहारे इसको ऐसे पकड़ सकते हो, पकड़ कैसे ले आए, और हाथ में तलवार हो तो ये ढाल की तरह क्या होगा, काम करेगा। ये इस तरह से लगभग कुछ आता है, ऐसे ऐसे सा रहता है, ये ढाल की तरह दिखाई पड़ता है, तलवार ढाल, राइट। पृथ्वीराज तो देखी नहीं होगी, तो देखी, हाँ, तो फिर उसमें ढाल अगर है तो बाहुबली देखी नहीं, हाँ। तो वहाँ पर जो ढाल है इसलिए इसको शील्ड कोन भी कहा जाता है, शील्ड कोन और शील्ड वोल्केनो, राइट, क्योंकि इसका आकार ढाल की तरह आ जाता है। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, अशांत क्षारीय लावा, अशांत क्षारीय लावा, अशांत क्षारीय लावा से निर्मित होने के कारण, से निर्मित होने के कारण, से निर्मित होने के कारण इस शंकु का विस्तार अधिक और ऊंचाई काफी कम हो जाती है, ऊंचाई काफी कम हो जाती है। यह ढाल की तरह, यह ढाल की तरह प्रतीत होता है, ढाल की तरह प्रतीत होता है। अतः इसे शील्ड शंकु, ज्वालामुखी में कहते हैं शील्ड शंकु कहा जाता है, शील्ड शंकु कहा जाता है। हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में इस प्रकार के शंकुओं की, इस प्रकार के शंकुओं की अधिकता होने के कारण, अधिकता होने के कारण इन्हें हवाई शंकु भी कहते हैं, हवाई शंकु भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोना लोआ, हवाई द्वीप। अच्छा, ज्वालामुखी पढ़े आप लोग तो यूट्यूब में जाके कोई एक ज्वालामुखी देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे, देखे कम से कम किलाई को देख ही लेते, किस तरह वो महासागर में जाके उसका लावा वगैरह गिरता है, क्या है, थोड़ा क्यूरियस होना पड़ेगा आपको। कई बार मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ज़्यादा जो चीज़ हम देखते हैं पिक्टोरियस फॉर्म में हो तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा रहती है। तो जैसे मैंने कुछ यहाँ पर आपको पढ़ा दिया, तो जब भी आप कभी खाली बैठो कुछ करो तो कोशिश करो कि उस पर कोई यूट्यूब पे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री वगैरह पड़ी है तो उसे थोड़ा आप देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इससे आपकी विजिबिलिटी, चीज़ों की विजिबिलिटी बढ़ेगी, और विजिबिलिटी बढ़ने से आपकी कई चीज़ों में समझ ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाओ, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें अगर वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह ये सब देखने चाहिए। तो थोड़ा सा कोशिश करो, इसका आपको काफी लाभ मिलेगा। अब तो लगता है वो नहीं आती, नहीं तो एक बहुत पतली सी किताब आती थी, द हिंदू पब्लिकेशन की ही थी, टेल मी भाई करके आती थी, टेल मी भाई, बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी किताब हुआ करती थी। अगर कभी वो आपको मिल जाए, कभी रास्ते में किताब वाली दुकान में हफ्ते में एक आध बार तो जाती हो गया ऐसे ही, है ना, तो जा करके एक आध बार देख लेंगे, अगर टेल मी भाई वगैरह मिल जाए और उसमें आपका रिलेटेड टॉपिक हो, जैसे कोई कई बार उसमें प्लैनेट्स पे आता है, कई बार वाटर रिसोर्स पे आता है, कई बार वोल्केनो पे आता है, कई बार द अर्थ पे आता है, कई बार आइलैंड्स पे आता है, कई बार माउंटेन्स पे, प्लेटूज पे, प्लेन्स पे, सो मेनी एडिशंस आर देयर। अगर वो कभी आपको वहाँ पे मिल जाती है, आपको लगता है ये रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड टॉपिक है, तो आप उसमें देख सकते हो। बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं, बहुत ल्यूसिड वे में और बहुत एक सामान्य भाषा में आपको अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसी इंग्लिश होती है जिसके लिए आपको अंग्रेजी आने की जरूरत नहीं, राइट, तो आराम से होती है, अंग्रेजी हम जानते हैं। जैसे मेरा बच्चा भी थोड़ा बहुत बोलता है तो उससे पूछे हाउ आर यू, तो बोला आई एम फाइन है। इतने इंग्लिश से भी काम चलता है, ठीक है ना। तो भाई वीडियो रोका मुझे, तो इस तरह के काम भी आपके आते हैं, तो टेल मी भाई से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कभी मिले इस तरह चीज़ों में, कम से कम वोल्केनो वगैरह देखो तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये हो गया हमारे पास पैथिक, क्षारी को हम पैथिक टर्म में लेते हैं, तो पैथिक लावा शंकु हो गया ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट है किस नंबर का, ये फोर्थ, पैथिक वाला फोर्थ था कि अब फोर्थ है। अच्छा, अब लिखिए यहाँ पर मिश्रित ऑब्लिक परतदार शंकु, मिश्रित ऑब्लिक परतदार शंकु, कंपोजिट ऑब्लिक स्ट्रेटोवोल्केनो, मिश्रित ऑब्लिक परतदार शंकु। क्या हुआ, कौन सा समेकित, हाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ मिश्रित ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो मिश्रित परतदार, मिश्रित या परतदार शंकु, कंपोजिट और स्ट्रेटोवोल्केनो। अब देखो यहाँ पर टर्म ही है मिश्रित और दूसरा परतदार। यहाँ पर विभिन्न पदार्थों की परतें होती हैं। जैसे पहले सूखे पदार्थों की परत आ गई सिंडर की, फिर उसके बाद लावा उद्गार, फिर सिंडर, फिर लावा उद्गार, तो कई तरह की यहाँ पर परतें पाई जाती हैं। तो कई लेयर होती हैं यहाँ पर वोल्केनिक मटेरियल की, इसलिए ये शंकुओं में सबसे ऊंचे होते हैं। जो क्षारीय लावा शंकु होते हैं वे धरातलीय विस्तार ज्यादा रखते हैं, तो इनका विस्तार कहाँ होता है, हाइट होता है, ऊंचाई होता है। इसलिए दिए गए शंकुओं में, ज्वालामुखी शंकुओं में सबसे ऊंचे शंकु होते हैं। तो यहाँ इनका स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे लोग दिवाली में लेके आते हैं ना अनार, क्या कहते हैं उसे, फुलझड़ी नहीं यार, हर जगह फुलझड़ी है। इस तरह के होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लेयर्स अलग हो सकती होती हैं, वो कह सकते हैं अलग होती हैं।
अल्टरनेट लेयर्स होती हैं यहाँ पर, सूखा पदार्थ, आर्द्र पदार्थ, सूखा पदार्थ, आर्द्र पदार्थ एंड सो ऑन। बना लिए? बन गया? देखिए क्या होता है, जैसे जब ज्वालामुखी उद्गार प्रारंभ होने वाला होता है तो आवश्यक नहीं कि बिल्कुल शुरुआत लावा से ही हो। तो यहाँ पर प्रारंभ में शुष्क पदार्थ, चट्टानी टुकड़े, ये सब आते हैं। तो पहली लेयर किसकी बन गई? शुष्क पदार्थों की, सिंडर की, चट्टानी टुकड़ों की। उसके बाद एक समय के बाद जब अंदर को मैग्मा फॉर्मेशन हो गया, तब यहाँ पर क्या हुआ? मैग्मा उद्गार हुआ लावा के रूप में। तो जो राख और चट्टानी टुकड़े थे उनके ऊपर एक नई परत लावा की क्या है, यहाँ पर सेटल हो जाती है। फिर उद्गार होते होते एक ऐसा समय आया कि फिर से इसके सक्रियता में क्या है, कमी आ गई। तो अब फिर लावा नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहे हैं? शुष्क पदार्थ वगैरह आ रहे हैं। अब लावा की परत के ऊपर क्या होंगे? उनकी एक परत। और करते हुए लाखों सालों में धीरे धीरे इनकी ऊंचाई और इनकी परतों की संख्या क्या है? बढ़ती चली जाती है। और इनका विस्तार 60 से 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के व्यास में हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस प्रकार इनसे या इनमें विभिन्न पदार्थों की परतों के सहारे इनका विकास होता है। इसलिए इन्हें परतदार, और मटेरियल चूंकि सारे मिक्स होते हैं इसलिए इन्हें मिश्रित शंकु कहा जाता है। क्लियर है? इसमें लिखिए, ये ज्वालामुखी शंकुओं में, ये ज्वालामुखी शंकुओं में सबसे ऊंचे होते हैं। ये ज्वालामुखी शंकुओं में सबसे ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण शुष्क और आर्द्र पदार्थों की एकांतर परतों की, शुष्क एवं आर्द्र पदार्थों की एकांतर क्रम में पाई जाने वाली विभिन्न परतों से होता है। फॉर एग्जाम्पल माउंट शास्ता, फ्यूजियामा भी ले सकते हो, माउंट शास्ता यूएसए, माउंट शास्ता। रेनियर है, शास्ता है, वुड है, लेसन है, सब एक के बाद एक है। तो देखेंगे ना, और आगे तो आ जाएगा। माउंट शास्ता, फिर नेक्स्ट है मिश्रित शंकु, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट है परजीवी शंकु। इसे आश्रित शंकु भी कहते हैं। पैरासाइट कोन, तो पढ़ा कुछ और, तुम्हें दिमाग में कुछ और चला है। अब पूछो कौन कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है? क्या खाओगे क्या? अब क्या खाना है? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस वक्त आप उस टॉपिक पे ध्यान दो। ये आपकी कहा जाए कि अगंभीरता को प्रकट करता है। टॉपिक से क्वेश्चन हो तो आपको पूछो, अगंभीर विद्यार्थी मत बनो। बहुत अच्छे से ध्यान रखो यार, बहुत कुछ दांव पे लगाना, बार-बार कहता हूं। आपके प्रश्न लेकर मुझे कष्ट होता है कि मैं आपको अपनी पढ़ाई के द्वारा भी गंभीर नहीं बना पा रहा हूं। मेरे पढ़ाने का फायदा क्या बताओ? मैं पढ़ा कुछ और, तुम्हारे मन में कुछ और आ रहा है। तो मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आता, मुझे अपने पे जलाहट छूटती है कि मैं वो माहौल नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं कि आप ज़्यादा फोकस हो पाए। तो प्लीज़ फोकस होइए। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो। अच्छा पूछा तो उत्तर भी तो देना जरूरी है, दोबारा मत पूछना, है ना? 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ लें और प्लीज़ फोकस करो। जितना अच्छा फोकस होगा उतनी जल्दी आपका एग्जाम निकलेगा। बहुत ज़्यादा जरूरी है आप चीज़ों में फोकस रहें। प्लीज़ फोकस रहें आप। परजीवी शंकु या आश्रित शंकु, अब देखो यहाँ पर एक बात समझो क्या होता है। ये जो परजीवी शंकु या आश्रित शंकु जो बनते हैं ना, ये एक्चुअली कंपोजिट कोन या परतदार शंकु पे ही बनते हैं, क्योंकि परतदार शंकु का बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है। अब अगर कोई परतदार शंकु है जो अब प्रसुप्त अवस्था में चला गया है, मतलब इसमें पहले उद्गार हो रहे थे लेकिन अब उद्गार नहीं है, इस वक्त यहाँ पे उद्गार नहीं है। यहाँ पे अब उद्गार नहीं है। जब अब उद्गार नहीं है तो जब उद्गार हुआ था तो जो यहाँ तक मैग्मा फिर लावा, तो जो ये ऊपर आया था वह ऊपर उस केंद्रीय नलिका में क्या हो गया? बिल्कुल जम गया। ठीक है, अब प्रसुप्तावस्था है जो बिल्कुल जम गया है। लेकिन अब दोबारा कभी यह सक्रिय होगा, जब ये दोबारा सक्रिय होगा और यहाँ से मैग्मा ऊपर चलने की कोशिश करेगा, इसे रास्ते में क्या होगा? अवरोध मिलेगा। और जब रास्ते में इसे अवरोध मिलेगा तो जहां तक तोड़ पाएगा तोड़ेगा, नहीं तो किनारे से दरारों का क्या हो जाएगा? किनारे से नलिकाएं बनेंगी और मैग्मा यहाँ न जाकर के क्या होगा? बगल से जाना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पर द्वितीयक नलिकाओं का, यहाँ पर सेकेंडरी पाइप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ सेकेंडरी पाइप्स का फॉर्मेशन हो जाता है, द्वितीयक नलिकाओं का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर अब यहाँ पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाएगा मैग्मा के निष्कासन के कारण। यहाँ पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। और चूंकि इन शंकुओं को जो लावा की सप्लाई हो रही है वो इनके लिए नहीं थी, वो थी किसके लिए? मुख्य शंकु के लिए। लेकिन ये मुख्य शंकु के लावा पे पल रहे हैं, इसलिए क्या है? आश्रित। राइट, ये द्वितीयक नलिका और यहाँ पर जो ढाल पे जो शंकुओं का निर्माण हो जाता है ये आश्रित शंकु होते हैं। राइट, वैसे हम सब अपने मम्मी पापा पे क्या है? परजीवी तो है ना? वैसे पेरेंट्स पे तो पूरी जिंदगी आदमी परजीवी रहता है।
नहीं, लावा वही होगा जो यहाँ पर इस वाले प्लेट सबडक्शन में जो जनरेट हो रहा होगा, राइट। कई प्रकार होने का मतलब क्यों, ये प्रश्न कहाँ से आया? हाँ, अच्छा, टाइम इंटरवल पे कि शायद दूसरे खनिज पिघल रहे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। जो प्लेट जा रही है, अगर प्लेट 750 700 तक या जो भी चली गई, पिघल गई है ज़्यादा तो बन गया, लेकिन अभी प्लेट अभी और अंदर जानी बाकी है, तो जाने की गति मंद हो अगर, तो कुछ समय के लिए जितनी प्लेट पिघल गई उसका तो मैग्मा आ जाएगा, लेकिन बाकी अभी नहीं पिघली तो मैग्मा नहीं आ रहा। जब ये फिर पिघलना शुरू करेगी तो फिर क्या है, मैग्मा देना शुरू करेगी, तो सेम लावा भी हो सकता है ना। यहाँ पे समझ वाली बात ना, इसमें लिखिए, जब कभी परतदार शंकु की केंद्रीय नलिका, जब कभी परतदार शंकु की केंद्रीय नलिका लावा के जमाव से अवरुद्ध हो जाती है, लावा के जमाव से अवरुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध मतलब भर जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तब लावा का निष्कासन मुख्य केंद्रीय नलिका के सहारे न होकर, द्वितीयक केंद्रीय नलिकाओं द्वारा होता है, जिससे मुख्य शंकु की ढाल पर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है। इन शंकुओं को परजीवी या आश्रित शंकु कहते हैं। परजीवी या आश्रित शंकु कहते हैं। माउंट शास्ता के परजीवी शंकुओं को शास्तिन कहा जाता है। शास्ता के शास्तिन, परजीवी शंकुओं को शास्तिन कहा जाता है। जैसे परजीवी शंकु हैं, क्लियर। लिखिए ज्वालामुखी प्लग। हाँ बोलिए, है हाँ, इसके आगे का 6 ज्वालामुखी प्लग, वोल्केनिक प्लग। अब देखो क्या होता है कि अगर इस तरह से यहां पर कंपोजिट कोन बन गया और ये सारी कंडीशन हो गई, अब एक लंबे समय तक उद्गार न हो, सैकड़ों साल तक उद्गार न हो, तो अब जो प्रकृति में बरसात है, पवन है, ये सब, तो इन सब के कारण जो ये कोन होता है, ये कोन हो सकता है यहाँ पर अपवर्तित होना प्रारंभ हो जाए, राइट। जब कोन यहाँ अपवर्तित होना प्रारंभ होता है, लेट अज्यूम यहाँ से ये अपवर्तित हो गया, यहाँ से ये अपवर्तित हो गया, लेकिन चूंकि केंद्रीय नलिका में लावा भरा हुआ है, तो वह केंद्रीय नलिका कोन की तुलना में अधिक सख्त है, अधिक हार्ड है, तो यहाँ पर यह जो लावा का जमाव है उसका अपवर्तन कम हुआ है और ढाल का अपवर्तन क्या है, ज्यादा हुआ है। तो इस तरह कोन के अपवर्तन से एक लावा निर्मित दीवार जैसी संरचना, डाइक जैसी संरचना हमको दिखाई पड़ने लगती है। लगता है जैसे किसी ने उस चीज को लाके वहां पे क्या है, ठूंस दिया। अपने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पहले, आपको नहीं, पहले लोग बॉटल लेके केरोसिन का ऑयल लेने जाते थे और केरोसिन भरा लेते थे, लेकिन उसका ढक्कन हमेशा गायब हो जाता था। तो कुछ नहीं करते थे, वो एक मकई या भुट्टा खाते थे और भुट्टा खाने के बाद उसका अंदर का हिस्सा बचता था, वो उसी में डाल देते। मैंने मैक्सिमम अधिकतर लोगों के पास बॉटल में वही भुट्टा लगे हुए देखा। मैंने उससे पूछा भी ढक्कन गया कहाँ, क्या भुट्टा खाने का बहाना था ये, ढक्कन को तो खा के खाने लगा। कान निकल रहा था ईयर प्लग, और प्लग होता है राइट, सॉकेट में प्लग का मतलब है जो ऐसे लगे कि जो कहीं पर ये इंसर्ट किया गया है, ठीक है ना। तो चूंकि यह ज्वालामुखी प्रक्रिया का है, तो यह जो डाइक जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है, इसी को ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए इसमें ज्वालामुखी प्लग, हाँ ये बना लो, पहले बना लो। इसमें जरूरी नहीं कि ये वाले छोटे वाले बनाए जाए, छोटे वाले हटा लीजिएगा, मैंने आलस के कारण इसको नहीं हटाया। चलो कोई नहीं, किसी का क्वेश्चन मेरा नहीं था, सॉरी। अब क्वेश्चन आपका नहीं था, सॉरी बोलने की जरूरत है, खैर एनीवे। ठीक है, इसमें लिखिए इसमें जब किसी ज्वालामुखी शंकु की केंद्रीय नलिका में लावा का जमाव होता है, तब यदि कालांतर में
कालांतर में ज्वालामुखी शंकु का अपर्दन होता है, अपर्दन होता है। तब केंद्रीय नलिका में जमा हुआ लावा डाइक या दीवार जैसी संरचना की तरह प्रतीत होता है, डाइक या दीवार जैसी संरचना की तरह प्रतीत होता है। इसे ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। अगर ये लगभग पूरा शंकु चला जाए और पूरा यही हिस्सा दिखाई पड़े, जिसे कभी कभी हम ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहते हैं, वोल्केनिक नेक, ज्वालामुखी ग्रीवा, है ना, तो आप वोल्केनिक प्लग ध्यान रखें, ये इसमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है श्यान और श्यानता में क्या अंतर है। श्यान गुण होता है, राइट। श्यान जो होता है वह किसी भी द्रव का गुण होता है जो उसकी विभिन्न परतों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को प्रदर्शित करता है। जैसे देखो, कोई भी फ्लूइड है या कोई भी लिक्विड है, ये सरफेस अगर मान लो सतह है और सतह पर अगर यहाँ कोई भी पदार्थ बह रहा है और मान लो ये पदार्थ की विभिन्न परतें हैं, तो बहने वाले पदार्थ की विभिन्न परतें एक दूसरे पे घर्षण बल आरोपित करती हैं, और जितना घर्षण बल आरोपित होगा जितना ज्यादा, उतना ही वो धीरे धीरे क्या होगा, बहेगा। तो श्यान गुण है और श्यानता किस स्तर तक यह श्यान है उसका मापक है। श्यानता विस्कोसिटी इज मेजरमेंट, वो मापक है किस स्तर तक यह गुण इसमें मौजूद है। तो श्यान गुण है और किस स्तर तक यह गुण इसमें मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, श्यानता, ठीक है ना। लेकिन इतनी छोटी बातें ध्यान रखो, सब आनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया ज्वालामुखी प्लग। ऐसा कोई खास एग्जांपल नहीं, सब इसमें बहुत सारे इसमें मौजूद है, ठीक है। जनरल हो जाए तो एग्जांपल नहीं होता। पैराचिन करके लिखो, पैराचिन। उपरोक्त उत्थित ज्वालामुखियों के अतिरिक्त कुछ गर्तनुमा संरचनाएं भी पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं, नंबर 1 लिखो क्रेटर, प्रश्न नहीं समझ पाया सर, जब परजीवी शंकु लावा की एक परत हटाकर नलिका से नहीं निकल पाते हैं तो लावा पुराने लावा की इतनी परत कैसे हटा देता है। मतलब यह है कि जब परजीवी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब शायद ये हो सकता है कि आपका क्वेश्चन है इसका, आपको बताया नहीं, बता देता हूं, लगता है मैं किसी आत्मा को पढ़ा रहा हूं तो चिट्ठी लिख सकती है। देखो क्या शायद प्रश्न ये होगा कि जब एक परजीवी शंकु लावा की परत नहीं हटा सकता तो जो नया लावा आता है वो पुराने लावा को कैसे हटा सकता होगा। देखो यह विस्फोट के स्तर पर डिपेंड करता है, राइट। जब कभी एक्सप्लोजन होता है ना तो नए, फिर से बोलो, अच्छा देखो, लावा की परत से मतलब नहीं है, लावा की परत की सघनता से मतलब है। लावा की परत कितनी सघन है उससे मतलब है, कितनी मजबूत है उससे मतलब है। जब यहाँ पर परत बनेगी तो परत अधिक एरिया घेरती है और पतली होती है, और जो लावा नलिका में जमा होता है वो लावा एक के ऊपर एक करके इस प्रकार जमा होता है कि वह कठोर और उसकी सघनता का स्तर क्या है, ज्यादा होता है। इसलिए उसकी सघनता के स्तर के कारण वो इसे तोड़ नहीं पाता है, किनारे की ओर क्या है, निकल जाता है। तो लावा जमाव नहीं, हमको उसकी सघनता का स्तर भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। क्रेटर, अब ऐसे समझ सकते हो क्रेटर को, जैसे हम लोग का चेहरा और फिर मुंह और चेहरे में अंतर है, चांद जैसे चेहरे पे बिंदिया सितारा, है ना, कुछ कई बार, और यह मुंह है। तो इसी तरह क्रेटर क्या हुआ, चेहरा, और चेहरे के बीच में क्या है, मुंह, ज्वालामुखी, राइट। तो इस तरह से जो ज्वालामुखी, ये जहाँ पे ये पेन देख रहे हो ये ज्वालामुखी चित्र है, और इसके चारों तरफ LIC का देखा है ना, ये बच्चे महा में। तो यहाँ पर अगर ऐसे है तो ये यहाँ पर देखो कीपाकार स्ट्रक्चर है, फनल शेप, राइट। जैसे कभी केरोसिन वगैरह डाला हो उसमें, तो उसमें फनल लगती है, या प्रयोगशाला में गए हो कभी तो, है ना, प्रयोगशाला में गए हो, अच्छा ठीक है, जानते होंगे। तो यहाँ पर जो ये कीपाकार स्ट्रक्चर है, इस कीपाकार, ये गर्तनुमा है ना, राइट, ये कीपाकार स्ट्रक्चर जो है, ये कीप की तरह की जो संरचना है, इसे हम क्रेटर कहते हैं, राइट। तो ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर ये किसके द्वारा निर्मित होता है, लगातार मटेरियल का क्या होता है, जमा होता रहता है, राइट। और इस जमाव से यह जो केंद्रीय भाग है विस्फोट करता रहता है। तो इस प्रक्रिया में उस केंद्रीय भाग, उस छिद्र के चारों तरफ मटेरियल का जमा हो जाता है। तो इस ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर जो कीपनुमा संरचना या कीपनुमा जो गर्त होता है, उसी गर्त को क्रेटर कहा जाता है, राइट। अब जैसे अगर कढ़ाई लो, एक कढ़ाई के बीचों बीच छेद कर दो और उसको बर्नर पे रख दो, तो कढ़ाई के बीच से आग निकल रही है और ये क्रेटर है। तो घर में तो 4 लोग, तो कढ़ाई चलेगी। शादी में क्या बैठता है, कड़ाहा, तो कड़ाही का विस्तारित रूप कड़ाहा, तो वैसे ही क्रेटर का विस्तारित रूप काल्डेरा। काल्डेरा का मतलब भी कड़ाहा ही होता है ना, उसे कई बार ज्वालामुखी कुंड बोल देते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो वो कड़ाहा ही कहा जाता है, काल्डेरा। यहाँ 2 स्ट्रक्चर है, एक तो है क्रेटर और दूसरा है यहाँ पर काल्डेरा। काल्डेरा क्रेटर का विस्तारित रूप है, राइट। सामान्यतः अगर हम फॉरेन ऑथर की बुक्स देखें तो वो बोलते हैं जिन क्रेटर का व्यास 1 किलोमीटर से अधिक हो जाए तो उन्हें काल्डेरा कहना चाहिए। लेकिन सविंदर सिंह की किताब अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने 1000 फीट का डेटा दिया है, 1000 फीट का डेटा दिया है, 1000 फीट तक के आकार वाले कीपाकार क्षेत्र को हम क्रेटर कहते हैं, और उससे ज्यादा वाले क्षेत्र को हम काल्डेरा कह देते हैं। तो आप चाहें तो वो वाला भी डेटा ले सकते हैं, क्योंकि भारत में वही किताब ज्यादा पढ़ी जाती है। अगर जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह कोई पढ़ता है तो वो वाला भी डेटा ले सकते हो, या एक नॉर्मल वैश्विक डेटा हम 1 किलोमीटर का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रेटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा।
देखो जियोमॉर्फोलॉजी या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छी किताब आती है स्टालर एंड स्टालर की, लेकिन फिर जबरदस्ती पढ़ने का फायदा नहीं है, लेकिन वो किताब एक अच्छी किताब है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये चारों तरफ ऐसे भरा हुआ चारों तरफ से, ये यहाँ पर क्रेटर, ये जो गर्तनुमा स्ट्रक्चर है ये है क्रेटर, ज्वालामुखी शंकु, और ये ज्वालामुखी है लेकिन ज्वालामुखी छिद्र लिखा जाता है, ज्वालामुखी छिद्र। हाँ प्लीज लिखते लिखते आ जाए। गर्त बोलते नहीं एक्चुअली, क्रेटर इसके लिए कहा जाए कि टेक्निकल नाम ही है, कोई भी गर्त क्रेटर हो सकता है। जैसे जैसे कहीं पर अगर बना लो, बात बना लो चलो यार अच्छी तो क्रेटर का मतलब होता है गहरा क्षेत्र, है ना, छिछला गड्ढा। क्रेटर किसी भी तरह बन सकता है, अगर कहीं उल्का पिंड टकराएगा, उल्का पिंड को जाके टकराएगा तो भी अगर एक गड्ढे का निर्माण करेगा तो क्या कहलाएगा, क्रेटर ही कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र में आपसे बात की लोनार की चीज, बुल्ढाना जिले में लोनार की चीज, वो भी क्रेटर लेक है, लेकिन उसका क्रेटर ज्वालामुखी का नहीं है, उसका क्रेटर उल्का पिंड का है। चंद्रमा में चूंकि वायुमंडल नहीं है तो कोई भी पिंड जाके वहां टकरा लेता है, तो चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा पर प्लेट टेक्टोनिक्स काम नहीं करती है। क्यों नहीं काम करती है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा लेयर का बिल्कुल अंतर नहीं है, क्योंकि मटेरियल कम है उसमें, पृथ्वी से अलग हुआ तो उसकी लेयर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है अंदर की, ना तो उसमें मोल्टेन स्टेट में आउटर कोर है, बहुत थोड़ा हो सकता है तो हो जाए तो, और चंद्रमा की प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, तो चंद्रमा में भूकंप आते हैं पर वैसे भूकंप नहीं है जैसे हम लोग आते हैं। वहां भूकंप इसलिए आते हैं कि उल्का पिंड आज ये सब क्या है उसकी सतह पर क्या है टकराते हैं, तो उल्का पिंड वगैरह उसकी सतह पर टकराए हैं, इससे वहां गड्ढों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उनको भी हम क्या बोल देते हैं, क्रेटर बोल देते हैं, राइट। और दूसरा क्रेटर इसमें होता है जिसमें ज्वालामुखी की संरचना में आते हैं, तो हम गर्त न बोल के टेक्निकल टर्म ही यूज करते हैं क्रेटर, अब तो गर्त ही है लेकिन टेक्निकल टर्म क्रेटर, ज्वालामुखी गर्त कहना अच्छा नहीं है, क्रेटर इज मच बेटर, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर कैसे निर्माण होता है, समझ लो। जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, मैग्मा ऊपर गया और छप्पर से नीचे गिरा, है ना, फिर उद्गार हो जाएगा, फिर ये गिरता जाएगा, उद्गार होता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, उद्गार होता जाएगा। इस प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति आएगी जब बीच में गर्त बनेगा और अगल बगल जो ये जमा हुआ है यह धीरे धीरे इस तरह से आएगा, तो बीच में गर्त और इधर गड्ढे जैसी संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैग्मा के जमाव और फिर विस्फोट, मैग्मा का जमाव और फिर विस्फोट, राइट। तो इस प्रक्रिया में ज्वालामुखी छिद्र के आसपास का मटेरियल क्या है, फट जाता है, ठीक है ना। अगर पहली बार आए और ये बिल्कुल दूर दूर तक ये एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर मटेरियल बहुत ज्यादा नीचे नहीं इकट्ठा हो, तो यहाँ पर भी एक छिद्र बना रहेगा, लेकिन इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। इस तरह का स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसकी बाउंड्री डिसाइड, जैसे इसमें रिम है, इसके किनारे हैं, राइट। कई क्रेटर होते हैं जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ और मटेरियल इकट्ठा नहीं हो पाया है, तो वहां पर क्रेटर इस तरह से उसको घेरे हुए नहीं होता है, उसका किनारा नहीं होता है, तो ऐसे क्रेटर को हम लोग मार कहते हैं, मार, MAR, मार, रिमलेस क्रेटर, जहां पर मटेरियल इकट्ठा न हुआ हो वो रिमलेस क्रेटर जो होता है वो मार कहलाता है ना। अरे कभी कहीं ऐसी जगह खाना खाने जाओ जहां पर अभी पत्तल में खाना देते हो, तो वहां खूब सारा भात डाल देंगे और कहेंगे बीच में क्या करो, क्रेटर, तो बीच में क्रेटर बन जाता है और फिर उसमें क्रेटर लेक भी बनती है, अब उसमें दाल वाल डाल दी जाएगी, है ना, फिर आप आराम से तसल्ली में भात का स्वाद लीजिए, तो वहां पर भी क्या है, क्रेटर का निर्माण किया जाता है। क्रेटर गड्ढा ही है, ठीक है ना, वो नॉर्मल चीज है। तो कई प्रकार का, कई बार अगर ऊपर अच्छे से आपने नहीं उठाया, नहीं लगाया तो वो पानी लीक कर जाएगा, मतलब दाल लीक कर जाएगी, है ना। फिर लोग उसमें हमेशा संभालते ही रहते हैं कि दाल यहाँ से जा रही है, वहां से जा रहे हैं। कभी पंक्ति में बैठ के खाओ तो बड़ा आनंद आता है ना, खाने का सब कुछ होता है वहाँ। अब तो आदमी इतना नहीं हो पा, खड़े खड़े खा के भाग के चला आता है, नहीं जब पंक्ति में बैठे तो जब तक आखिरी वाला खा के नहीं उठेगा तब तक अगर कोई उठ गया तो फिर समझ लो वो शत्रु है, कि तुम्हें कम खाते हो क्या, हम ज्यादा खाते हैं, तो सबको आखिर तक बैठे रहना पड़ता है ना। और इसी बैठने की प्रक्रिया में 3-4 साल आराम से बैठता है, कई रात में जाके ज्यादा खाने का पड़ जाती है, फिर उनकी डोज बढ़ जाती है, देखो यार, है ना। चलो एनीवे देखो इसमें देखिए ज्वालामुखी छिद्र के ठीक है, उसमें लिखा यहाँ पर क्रेटर में ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर, ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर कीपाकार गर्तनुमा संरचना क्रेटर कहलाती, गर्तनुमा संरचना क्रेटर कहलाती। यदि इस क्रेटर में द्वितीयक नलिकाओं के सहारे, यदि इस क्रेटर में द्वितीयक नलिकाओं के सहारे छोटे छोटे अन्य क्रेटर भी निर्मित हो जाते हैं, तब इसे घोंसलेदार क्रेटर, नेस्टेड क्रेटर
घोंसलेदार क्रेटर कहा जाता है, घोंसलेदार क्रेटर कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है एक बड़ा क्रेटर, उसके साथ यहां पर एक छोटे क्रेटर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें लिखे विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस ज्वालामुखी के क्रेटर में, ज्वालामुखी के क्रेटर में तीन छोटे छोटे क्रेटर पाए जाते हैं। जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहां पे आप देख सकते हो, अगर जैसे ये एक क्रेटर, यहां पर ये एक क्रेटर, ये एक क्रेटर, एक क्रेटर के अंदर कई यहां पे क्रेटर हैं। ये शायद समझ पाओ प्रॉपर, ये वाला, ये आप देख सकते हो, देख रहे हो, ये एक बड़ा क्रेटर है, इस बड़े क्रेटर के अंदर छोटे छोटे क्रेटर का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ, राइट। यहां पर यहां नहीं पाएगा, इसमें पाएगा डिटेल है। यहां पे देखो ये बड़ा क्रेटर और इसके बीच में देख रहे हो छोटे छोटे गड्ढे दूसरे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे उद्गार वगैरह हुआ होगा, रुक गया, फिर दोबारा उद्गार हुआ, इसके सहारे फिर आ गया। तो यहाँ उस मुख्य क्रेटर में छोटे छोटे गड्ढे क्या हैं, छोटे छोटे क्रेटर निर्मित हो जाते हैं। तो ऐसे क्रेटर को नेस्टेड क्रेटर या घोंसलेदार क्रेटर कहा जाता है। इसमें लिखिए यदि ज्वालामुखी उद्गार, यदि ज्वालामुखी उद्गार पुनः लंबे समय तक नहीं होते हैं, लंबे समय तक नहीं होते हैं, तब क्रेटर में वर्षा जल के भर जाने से, वर्षा जल के भर जाने से, क्रेटर में वर्षा जल के भर जाने से झील का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओरेगन यूएसए, ओरेगन की क्रेटर झील, ओरेगन यूएसए की क्रेटर झील। ठीक है, अब यह है कि क्या सभी परजीवी शंकु प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते हैं? क्या परजीवी ज्वालामुखी शंकु प्रसुप्त ज्वालामुखी में संबंध है? संबंध हो सकता है, क्योंकि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होगा उस प्रक्रिया में क्या है कि उद्गार नहीं हो रहे हैं, तो उनकी ढाल मेंटेन रहती है। अगर उद्गार होगी तो कई बार ढाल भी क्या है, विस्फोट से उड़ जाएगी, तो उसके जो परजीवी शंकु होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, विस्फोट से उड़ जाएंगे। इसलिए प्रायः प्रसुप्त ज्वालामुखियों के साथ परजीवी शंकुओं का या परजीवी शंकुओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उनमें जब विस्फोट नहीं है तो जो स्ट्रक्चर बन गया है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रसुप्त ज्वालामुखियों के साथ ही ये हैं, ये हो सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखियों के साथ भी, लेकिन उनमें विस्फोट इतनी तेज नहीं होना चाहिए कि ढाल वाला क्षेत्र क्या हो जाए, उद्गारित हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो प्रसुप्त में ये ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि दशाएं उनके अनुकूल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्रेटर। फिर लिखिए नेक्स्ट काल्डेरा, काल्डेरा, काल्डेरा। इसमें लिखिए क्रेटर का विस्तारित रूप, क्रेटर का विस्तारित रूप काल्डेरा कहलाता है, क्रेटर का विस्तारित रूप काल्डेरा कहलाता है। सामान्यतः 1000 फीट से अधिक आकार वाले, व्यास के संदर्भ में 1000 फीट से अधिक आकार वाले क्रेटर को काल्डेरा कहते हैं, क्रेटर को काल्डेरा कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा भी घोंसलेदार हो सकते हैं, काल्डेरा भी घोंसलेदार हो सकते हैं, तथा इनमें भी झील का निर्माण हो सकता है। जापान का आसो काल्डेरा, आसो काल्डेरा, तथा इंडोनेशिया में टोबा झील, टोबा करो, इंडोनेशिया में टोबा झील काल्डेरा झील का उदाहरण है, टोबा झील काल्डेरा झील का उदाहरण है। तो यहां पर दो चीज हो सकती है कि जैसे वही है कि काल्डेरा वगैरह मेंटेन, क्रेटर वगैरह मेंटेन हो गया, उसके बाद अगर दोबारा कभी विस्फोट हो जाए, विस्फोट तेज हो, तो फिर उसका शीर्ष जो है विस्फोट से हट जाएगा, उड़ जाएगा, तो आकार बड़ा हो जाएगा। या क्रेटर में खूब पानी भर गया है, पानी का दबाव लगातार नीचे पड़ रहा है और उससे दरारें पड़ जाएं, तो जो क्रेटर झील है वो नीचे की तरफ धंस जाए, तो भी उसके आकार में क्या है, वृद्धि हो सकती है। क्रेटर का विस्तार दो ही प्रक्रिया में हो सकता है, या तो पुनः ज्वालामुखी उद्गार के विस्फोट में, या जो उसमें झील बनी है उससे जलीय दबाव के कारण उसमें धसाव की क्रिया हो जाए। अधिकांश विद्वान विस्फोट वाली प्रक्रिया को मानते हैं और उसी को ज्यादा मान्यता प्राप्त है। तो क्रेटर विस्तारित हो गया तो वह काल्डेरा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसी क्रेटर काल्डेरा में एक दो चीजें और हो जाती हैं, ये देखा जाएगा। यहां पर तीन चीजें हैं,
एक चीज है क्यूमुलोडोम या मैमलोन, दूसरी चीज है यहां पर थोलाइट, थोलाइट, और तीसरी चीज है यहां पर प्लग डोम, राइट, प्लग डोम। अगर छोटा होता है तो उसे स्पाइन कहा जाता है। स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर यहां पर जो ज्वालामुखी छिद्र है उससे मैग्मा बाहर आ रहा है और ये मैग्मा अत्यधिक अम्लीय है, अत्यधिक श्यान है, तो जैसे हम लोग कई बार बबल गम चबा करके मुंह में और फिर डोम बनाते हैं, है ना, तो उसी तरह यह स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर यह लावा ऊपर आया है, ऊपर आ रहा है लावा, और नीचे से गैसें आ रही हैं और वो गैसें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लावा इतना गाढ़ा है कि गैसों को बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ पर वह लावा फूलना क्या है, स्टार्ट कर देता है। और इसी में अगर यह ठंडा हो जाए तो यह पूरा स्ट्रक्चर क्या कर देगा, डेवलप कर देगा, राइट। ये चूंकि बड़े गुंबद होते हैं, कई किलोमीटर में फैले होते हैं, इसलिए हम इन्हें कपासी गुंबद या मैमलोन कहते हैं, कपासी गुंबद या मैमलोन। दूसरा है यहाँ पर थोलाइट, यहाँ पर इसकी तुलना में इसका आकार छोटा होता है। क्रेटर के सहारे जब गाढ़ा मैग्मा आए और उससे छोटे गुंबद का निर्माण होता है तब वो थोलाइट कहलाता है। और जब ये गुंबदाकार रूप न लेके एक प्लग जैसा रूप ले ले, प्लग जैसा, एक डाइस जैसा स्तंभाकार रूप अगर ये ले लेता है तब इसे हम प्लग डोम या स्पाइन कहते हैं। तो यहाँ ज्वालामुखी छिद्र के सहारे और क्रेटर के सहारे ज्वालामुखी गुंबदों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। यानी देखो ज्वालामुखी गुंबद, वोल्केनिक डोम, ज्वालामुखी गुंबद, वोल्केनिक डोम। ज्वालामुखी छिद्र के सहारे, ज्वालामुखी छिद्र के सहारे, ज्वालामुखी छिद्र के सहारे मैग्मा के जमाव से, सॉरी लावा के जमाव से, लावा के जमाव से, लावा के जमाव से निर्मित निर्मित गुंबद नुमा संरचना, निर्मित गुंबद नुमा संरचना ज्वालामुखी गुंबद, ज्वालामुखी गुंबद कहलाती है। ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, जब ज्वालामुखी छिद्र से, जब ज्वालामुखी छिद्र से अत्यधिक श्यान लावा, अत्यधिक श्यान लावा मंद गति से ऊपर आता है, मंद गति से ऊपर आता है, मंद गति से ऊपर आता है, तब गैसों के प्रभाव में, गैसों के प्रभाव में यह फूलकर गुंबद की तरफ हो जाता है, गुंबद की तरफ हो जाता है। विस्तृत आकार के कारण, विस्तृत आकार के कारण इसे कपासी गुंबद, कपासी गुंबद, क्यूमुलोडोम, क्यूमुलोडोम या मैमलन या मैमलोन कहा जाता है, मैमलोन कहा जाता है। कपासी गुंबद या मैमलोन कहा जाता है। अब इसमें क्रेटर का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि विस्फोट हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो वहीं पर उसी छिद्र के सहारे आकर क्या हुआ है, और उसने अपनी सेटिंग यहां पर कर ली है। तो ये वाला बनाओ, बन जाएगा, बना दो। केवल ये बनाना है अभी, केवल ये। अब दो पहले देखो, तो यहाँ पर क्रेटर नहीं है, ध्यान रखना, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रेटर। क्रेटर फ्लोर पे छोटा गुंबद थोलाइट, नंबर 2 पे आएगा, अभी ये बना लो बस। नंबर 2, नंबर 2, जब, नंबर 2, जब ज्वालामुखी क्रेटर, जब ज्वालामुखी क्रेटर की सतह पर, की सतह पर लावा के जमाव से, लावा के जमाव से गुंबद का निर्माण होता है, गुंबद का निर्माण होता है, तब इसे थोलाइट कहा जाता है, थोलाइट कहा जाता है, THOLOID, थोलाइट कहा जाता है। अभी दूसरा बना लो प्लीज, सॉरी बोलना भूल गया मैं।
नंबर 3, नंबर 3, यदि यदि ज्वालामुखी क्षेत्र पर लावा का जमाव एक स्तंभ के रूप में पाया जाता है, तब इसे प्लग डोम कहते हैं, प्लग गुंबद। यहां पर भी देखो क्रेटर नहीं है, फिर अगेन देख लो, हाँ सब अम्ली, ये सारे अम्ली लावा, ये अभिसारी प्लेट किनारे वाले ही स्ट्रक्चर में आएंगे। एक आध जगह जैसे वो हो जाए मेंटल प्लूम छिद्र वाला, तो वहां पर बेसाल्ट से थोड़ा बहुत कुछ बन जाए तो बन जाए, नहीं तो ये सब अम्ली स्ट्रक्चर ही होंगे। एसिडिक लावा इसमें अम्ली के ही है, वो अम्ली है। हाँ ये प्लग डोम का एग्जाम्पल है। डन। अब नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, लिखिए दरारी उद्गार ज्वालामुखी निर्मित भू आकृतियां। प्लग डोम हो गया। क्या हर ज्वालामुखी में क्रेटर बनना आवश्यक है? नहीं नवदीप जी, नहीं, कतई आवश्यक नहीं। आप यहाँ देखो, यहाँ पे नहीं हो रहा है। छारी वो दरारी उद्गार में वहां पर निर्मित नहीं होगा। इवन दो केंद्रीय नलिका उद्गार में भी, जिसमें बहुत हल्का उद्गार हो, जिसमें मटीरियल न जमा हो, तो भी उसमें क्रेटर नहीं बनता है। तो सब में क्रेटर की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, दरारी उद्गार से, हाँ, ज्वालामुखी गुंबद का विखंडन संभव है। दरारी उद्गार से बेसाल्टिक लावा प्राप्त होता है, जो महाद्वीपीय भाग में विस्तारित होकर लावा पठार या लावा मैदान का निर्माण करता है। लावा पठार थोड़ा ऊंचा होगा, मैदान नीचा हो जाएगा, समतल हो जाएगा, का निर्माण करता है। यदि लावा की परत के नीचे मुलायम चट्टानें हो, तब अपर्दन की क्रिया में मेसा तथा बूटी जैसी संरचना का, जड़ी बूटी वाली मेसा तथा बूटी जैसी संरचना का विकास हो सकता है। यहां पे आप देखो, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पहले कोई चट्टानी संरचना थी और फिर वहां कोई उद्गार हुआ और लावा की एक परत आ गई, ठीक है। अगर लावा ऊपर जम करके कठोर हुआ है और उसके नीचे अगर मुलायम परत है, तो समय के साथ अगर अब नदी या जल कुछ अपर्दन करने लगेंगे, तो पहले ऊपरी परत अपर्दित होगी, जहां से कमजोर है वो वहां से अपर्दन हो गया, और अगर वहां से वो नीचे पहुंचा पानी, तो वो पानी नीचे की मुलायम परतों को और भी क्या कर देगा, अपर्दित कर देगा। तो इस प्रक्रिया में किनारे मुलायम परत जो होती है वो क्या होती है, अपर्दित हो जाती है, और बीच की कठोर परत जो लावा की है उसका अपर्दन कम होता है। तो यहाँ मेज जैसी चौड़ी संरचना का क्या है, निर्माण हो जाता है। तो अब मेज जैसी चौड़ी संरचना जो बनती है, मेज से समझ लो मेसा, और लगातार इसका अपर्दन होता रहे, इसका आकार क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो जब ये छोटे रूप में आ जाता है तो उसे बूटी कहा जाता है। इसको अच्छे समझिए कि नीचे मुलायम चट्टानें थी, उसके ऊपर लावा उद्गार हुआ, लावा ऊपर से जम गया, राइट। और इसके बाद अगर कालांतर में कभी 1,00,000 2,00,000 साल बाद अगर अब यहाँ पर अपर्दन प्रारंभ होता है, तो जब ऊपर जहाँ से कमजोर पड़ गई है, क्योंकि अगर कोई भी क्षेत्र है तो कहीं पर हो सकता है दरार पड़ जाए, कहीं पर दरार न पड़े, तो इन सबके हिसाब से एक ही क्षेत्र में कुछ मजबूत जगह होती हैं और कुछ कमजोर जगह होती हैं। तो अगर नदी का जल चल रहा है, बरसात हो रही है, पानी वगैरह बह रहा है, तो कमजोर क्षेत्रों में पानी का रिसाव होगा और वहाँ अपर्दन प्रारंभ हो जाएगा। तो अगल बगल किनारे से अपर्दन शुरू हो जाए और जहाँ पानी नीचे पहुंच गया, तो उसने नीचे की मुलायम चट्टानों को काटना कर दिया, शुरू कर दिया, तो अगल बगल की सतह कटने लगी, ऊपर वाली उतनी नहीं कटी है, तो ऊपर अभी चौड़ी है और नीचे से कट गई है, तो मेज जैसी संरचना दिखाई पड़ने लगे, तो चौड़ी मेज जैसी संरचना यहाँ पर मेसा कहलाती है। और अगर उसका आकार छोटा होता जाए तो हम उसे बूटी कहते हैं। यह जियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है कि वह किसको मेसा कह दे और किसको बूटी कह दे। वो यहाँ पर एक कहा जाए कि उस क्षेत्र की चट्टानों आदि पर निर्भर करता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये मेसा है, ऊपर देखो अगल बगल सब कट गया है, अगल बगल क्या है, देखो कट गया, और ऊपर एक सपाट क्षेत्र क्या है, मौजूद है, तो ये क्या है, मेसा है। आकार बहुत छोटा हो जाए तो हम इसे बूटी कह देंगे। तो जहाँ पर बेसाल्टिक लावा का विस्तार होता है, वहीं पर खासतौर पर इनके चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेसाल्टिक लावा का अपर्दन ग्रेनाइटिक लावा की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सिलिका कम होती है। इसलिए देखो घर में हम लोग अक्सर बेसाल्ट किचन में लगाते हैं कि ग्रेनाइट, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेनाइट का अपर्दन कम होता है, बेसाल्ट का अपर्दन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर यह बेसाल्ट वगैरह की ऊपर की परत यह मेसा कहलाती है। मेसा और बूटी समझ आएगा, उसमें एक बात और लिख लो बस। मेसा अपर्दन की प्रक्रिया में
मेसा अपरदन की प्रक्रिया में प्राप्त प्राप्त विस्तृत विस्तृत मेज जैसी संरचना होती है, मेज जैसी संरचना होती है। जब जब निरंतर अपरदन से इसका आकार छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, तब उसे बूटी कहा जाता है, बूटी कहा जाता है। सागर नितल पर दरारी उद्गार में बेसाल्टिक लावा के ठंडे होने से निर्मित पहाड़ियों की श्रृंखला मध्य महासागरीय कटक कहलाती है। पहाड़ियों की श्रृंखला मध्य महासागरीय कटक कहलाती है। अब एक और ध्यान रखना, द्वीप भी बनते हैं। द्वीप अधिकतर बनेंगे ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस से, राइट, अधिकतर द्वीप। लेकिन कुछ द्वीप जो होंगे जो महासागरीय कटक बाहर आ जाएगा, जैसे आइसलैंड और एजोर्स, और कई द्वीपों का निर्माण यहाँ पर हॉट स्पॉट के थ्रू होगा। हॉट स्पॉट तो जहाँ पर कटक ऊपर आएंगे और हॉट स्पॉट के सहारे बनेगा, वहाँ बेसाल्टिक स्ट्रक्चर होगा, और जहाँ ओशियानिक कन्वर्जेंस होगा वहाँ पर अम्लीय लावा आएगा, उससे उसका निर्माण होगा। तो द्वीपों का निर्माण दोनों में होता है, ठीक है ना। द्वीपों का निर्माण, जैसे द्वीप किसी भी स्ट्रक्चर में बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें हम लोगों ने पढ़े थे? हजारों द्वीपों का विरचन कहाँ पढ़ा था? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, ये सब किससे बने थे? ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस, ये ठीक है इतना। फिर जो मध्य महासागरीय कटक बनेंगे वो भी बाहर आ सकते हैं, अगर बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया होती रहे तो वो भी द्वीप बन सकते हैं। हॉट स्पॉट में भी अगर मैग्मा आता रहे, क्योंकि महासागरीय क्षेत्र में आता है तो शीतलन की दर क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, तो फैलने के पहले ही वो क्या होता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो उतना विस्तार नहीं होता जितना स्थल भाग में ले लेता है, और उसके ऊपर आता जाएगा और जमा होता जाएगा। तो यहाँ पर द्वीप दोनों प्रक्रियाओं में निर्मित हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक दो चीज ऐसे और देख लें, ऐसे बस ध्यान रखना इनको। यहाँ पर बेसाल्टिक लावा के संदर्भ में ही है, तीन चीजें बस देखना, चौथी मत देखना। एक है यहाँ पर आ लावा, है ना। जब ये बेसाल्टिक लावा है, हवाई द्वीप में इसको नाम दिया जाता है। ऐसा बेसाल्टिक लावा जब वो ठंडा होता है तो वह कहा जाए छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। इसके ऊपर चलना मुश्किल होगा, यह चुभेगा पैरों में, है तो चलने में क्या निकलेगी? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? लावा। लेकिन कुछ ऐसा लावा होता है, और सिरका की मात्रा डिपेंड करेगा। ऐसा लावा होता है जो बिल्कुल रस्सी की तरह है, देखो ये थोड़ा रस्सी की तरह है, और यह ऊपर से बहुत चिकना होता है, जिसके चलने में आदमी चिल्ला के कहता है पा होए होए। तो ये क्या है? पा होए होए, है ना। ठीक है ना। बचपन में बहुत होए टाइप का कुछ ये होगा, है ना। अब हम लोग बड़े हो गए तो समझदार हो गए हैं, और समझदार हो गए हैं तो हम बेवकूफ टाइप के हो गए हैं। तो जितना समझदार हुआ वो उतना बेवकूफ हुआ। ये दुनिया मतलब अजीब सा है। हम लोग अपने अंदर के उद्गार निकालते ही नहीं है। चुटकुला सुनेंगे आज तो 3 दिन बाद हंसेंगे कहीं अकेले में जाके, है ना, कि दुनिया हंसते हुए ना देख ले। तो यहाँ पर याद रखो, हवाई द्वीप में ऐसा लावा जिसकी सतह खुरदुरी होती है, रफ होती है, उसे आ लावा ही कहा जाता है। आ कर दो, आ लावा। और जो सतह चिकनी और बिल्कुल चिकनी सतह वाला लावा होता है उसे पा होए कहा जाता है। अगर बेसाल्टिक लावा महासागर की तली पे आ जाए, बड़ी मात्रा में कहीं से ज्यादा आ जाएगा, तो वह फिर जल्दी जमता है, तो वो तकिए जैसी संरचना का निर्माण करता है। तकिए जैसी संरचना वो तकिया जो वो तकिया जो कभी मुशारा वगैरह हो या किसी सेट वेट के यहाँ जाओ तो गोल वाली जो तकिया लगती है, राइट, क्या बोलते हैं उसको? मसलन जो बोलते हो, जो भी हो, मसला कुछ और नहीं, जो हो वो, राइट। तो जो वो गोल वाली तकिया बनती है, उसी तरह का यहाँ स्ट्रक्चर बनता है। और ऐसे लावा को कहा जाता है क्या? पिलो लावा, सिरोधान लावा। तकिया इसे हिंदी में सिरोधान कहते हैं, राइट। जाके सिरोधान ले आओ, जिसपे सिर आधान करता है, जिसपे सिर रखा जाता है, राइट। तो उसे हम पिलो लावा बोलते हैं। और कभी लावा इकट्ठा हो जाता है एक ब्लॉक चट्टानी स्ट्रक्चर में, तो ब्लॉक लावा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 आपके दिमाग में होने चाहिए: खुरदुरा लावा, चिकना लावा, पा होए होए, और तकिए जैसा लावा, पिलो लावा। क्लियर है ना। चलो यहाँ से नीचे स्टार्ट होगा, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, नहीं तो मजाक हो जाएगा और आ गया तो फिर ही निकलेगी, नहीं समझ में आया। लावा, यह खुरदुरा लावा। ये सब हवाई द्वीप की शब्दावलियां हैं, तो समझ सकते हो। बेहतरीन जगह है, लेकिन जाने वाली जगह। जब भी आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आराम से वहां पे घूम के आइएगा। पिलो लावा, ठंडा होकर तकिए जैसी संरचना प्राप्त करता है। क्या सर प्रत्येक चट्टान पहाड़ ज्वालामुखी के कारण ऊंचे होते हैं? नहीं, कतई जरूरी नहीं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। भू संचलन होता है, इसको हम देखेंगे आगे। भू संचलन के कारण भी क्रिया होती है, अर्थ मूवमेंट, राइट। अंतर्जात बल लग सकते हैं, जैसे अमरकंटक का पठार लावा वाला कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अंतर्जात बलों के कारण ऊपर की ओर उड़ गया, है ना। बेसाल्टिक लावा का घनत्व ग्रेनाइट से होने पर इसका अपरदन ग्रेनाइट से अधिक क्यों होता है? सुनते नहीं हो तुम लोग, हैं? क्योंकि हमने बार बार बोला घनत्व का और खुरचने से क्या संबंध है?
तो घनत्व का टूटने से क्या संबंध है? ऐसा तो कोई संबंध कहीं है नहीं। तो कौन सा विज्ञान पढ़ो, पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा। हाँ, हमने आपको पहले बताया सिलिका जो होती है ना वो अवरोधी होती है। सिलिका अवरोधी होती है ना, तो इसमें अवरोध का स्तर ज्यादा है, एब्रेशन इसका इसमें बहुत कम अपवर्तन होगा, जबकि उसमें आयरन वगैरह है वो बहुत जल्दी हवा के साथ नमी में करके उसके अपवर्तन की तरफ बढ़ जाती है। देखो आगे हम कार्बोनीकरण वगैरह करेंगे, आगे कुछ संक्षारण वगैरह करेंगे तो वहां पकड़ में आ सकता है। ठीक है ना, आज इतनी पढ़ेंगे, आज आगे पढ़ाने मन नहीं हो रहा। टॉपिक पढ़ा है वो थोड़ा, कल हम लोग इसके एक टॉपिक पढ़ा है वो देख लेंगे और फिर कल हम लोग भूकंप की तरफ जाएंगे। कल भूकंप आएगा, ठीक है ना, और कल से जिसको क्वेश्चन मुझसे पूछना है वो आ जाएगा, मैं बोल दूंगा, आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, हाँ बताओ।